हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपको पता है, हम एटॉमिक मॉडल्स को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था और उसकी लिमिटेशंस। तो उसकी लिमिटेशंस को ओवरकम किया नील बोर के मॉडल ने। तो आज हम नील बोर का मॉडल पढ़ेंगे। नील बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल 1913 में दिया था, मीन्स 1913 में। इसने अपने मॉडल में क्या कहा था वो इसके पोस्टुलेट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एटम कंसिस्ट ए स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन सेंटर। जो एटम का सेंटर होता है उसके अंदर एक स्मॉल, बहुत छोटा सा हैवी और पॉजिटिवली चार्ज का न्यूक्लियस होता है एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में। ठीक है, मैंने यहां पे डायग्राम भी बना रखा है, इसको अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट पॉइंट इसी के ऊपर है। आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स, न्यूक्लियस के आसपास मतलब चारों तरफ लार्ज नंबर ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। Out of large number of circular orbits, the electron revolves only in those orbits. इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं which has a fixed value of energy। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में होते हैं जिनकी एनर्जी कैसी होती है, फिक्स्ड, सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। तो ऑर्बिट्स को हम एनर्जी लेवल बोलते हैं या फिर इनको बोलते हैं स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट्स ध्यान रखना, इनकी एनर्जी चेंज नहीं होती इसलिए बोलते हैं। मीन्स द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज नहीं होती, वो एनर्जी लॉस नहीं करता। ठीक है, और जो एनर्जी स्टेट है, एनर्जी लेवल है या ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती है। द एनर्जी लेवल आर नंबर्ड। एनर्जी लेवल इसको हम 1 2 3 ऐसे मार्क करते हैं, 9th क्लास में आपने पढ़े हैं। या फिर इनको कैसे डिजाइनेटेड करते हैं, के एल एम एन ओ पी क्यू एक्सेट्रा। जितने लेवल बढ़ते जाएंगे ऐसे ही हम इनको नंबर देते जाएंगे या डिजिग्नेशन देते जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लोजेस्ट सेल टू द एटम। और स्टार्टिंग कहां से करेंगे हम, स्टार्टिंग करेंगे उस सेल से जो एटम के न्यूक्लियस के बिल्कुल सबसे करीब है। यहां देखो इस डायग्राम के अंदर बीच में मैंने एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस बनाया है। उसके बाद फर्स्ट सेल एन दिया है, नंबर एन को मैंने एन, ये है जो ये एन नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4। या फिर इनको कैसे के एल एम एन ऐसे डेजिग्नेशन दिए। तो ये नील बोर का एटॉमिक मॉडल है। इसके अलावा भी नील बोर ने कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी जिनकी वैल्यू फिक्स है, तो आपको वो पता होना चाहिए। द एनर्जी ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी स्टेट्स इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के केस में, हाइड्रोजन एटम के लिए बोर ने एनर्जी का फॉर्मूला दिया है कि हर एक जो ऑर्बिट है, मींस एनर्जी स्टेट है, एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी हम कैसे निकालेंगे। ये फॉर्मूला इसने किसके लिए दिया, हाइड्रोजन के लिए दिया। इस फॉर्मूले को बोर्स फॉर्मूला बोलते हैं। देखो ई एन, ई का मतलब होता है एनर्जी और एन का मतलब है, अगर पहली सेल के लिए करोगे तो एन की वैल्यू 1, दूसरी के लिए करोगे तो एन की वैल्यू 2, थर्ड के लिए करोगे तो एन की वैल्यू 3, 4 के लिए करोगे तो एन की वैल्यू 4। ये समझ गए। इसका फॉर्मूला है -2 पाई स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर। अब यहां पर देखो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। 2 कोई दिक्कत ही नहीं है। पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 होती है, कैलकुलेट कर लोगे आप। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, n आपको पता ही है 1 2 3 एनर्जी लेवल्स हैं आपके, एंड h इज द प्लैंक कांस्टेंट।
ये थ्योरी बीच में आई थी जो सिलेबस से हट गई है, लेकिन उसका यूज यहाँ पर है। एच प्लैंक कांस्टेंट में सबकी वैल्यू मैंने बताई हुई है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power -28 ग्राम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power -19 coulombs। एंड एच प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है, आई थिंक दिखाई दे रही होगी प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दिख रही है 6.626 into 10 to the power -34 जूल सेकेंड। ठीक है, बाई पुटिंग दीज वैल्यूज, ये वैल्यू है जो इस फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद ये आता है 21.8 into 10 to the power -19 upon n square जूल पर एटम। इसको फिर किलो जूल में कन्वर्ट करते हैं तो माइनस 1312 अपॉन n स्क्वायर किलो जूल पर मोल। अगर ये ही फॉर्मूला हमें किसी हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए करना पड़े, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल समझ लो बहुत जगह यूज होंगे। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल वो होते हैं जिनमें हाइड्रोजन के बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ध्यान देना, जैसे एग्जांपल He पॉजिटिव का लिया है। अब हीलियम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, एटॉमिक नंबर 2 है। He पॉजिटिव, इसका मतलब क्या? इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, कितना बचा? 1। हाइड्रोजन में भी कितना? 1 हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो गया। लिथियम Li2 पॉजिटिव, लिथियम आयन, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसने 2 पॉजिटिव चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2, कितना बचा? 1, तो हाइड्रोजन के बराबर आ गया, तो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल हो गया ये। इसके लिए ये फॉर्मूला जो मैंने किया सेम टू सेम रहेगा, बस एक चेंज है, ऊपर आ जाएगा इस वैल्यू में इनटू जेड स्क्वायर। जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। जिसके लिए कर रहे हो आप उसका एटॉमिक नंबर करोगे। हीलियम के लिए कर रहे हो तो 2 आएगा यहाँ, लिथियम के लिए कर रहे हो तो 3 का स्क्वायर आएगा। इस टाइप से बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ द स्टेशनरी स्टेट फॉर हाइड्रोजन एटम। रेडियस का भी फॉर्मूला दिया उसने, आर का मतलब रेडियस, एन का मतलब एन पहली स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल की रेडियस आप कैलकुलेट कर रहे हो, या दूसरी या तीसरी या चौथी स्टेट की कर रहे हो, वो एन की वैल्यू हो जाएगी। तो A0 n स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। A0 की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर होती है। इट इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट। ये हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट की वैल्यू है। इस रेडियस को बोर्स रेडियस बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होगा तो अपॉन में जेड आ जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज का। नेक्स्ट है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स, कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी क्या होगी? v। वेलोसिटी n का मतलब वही है एनर्जी लेवल कौन सा आपका, v0 इंटू जेड अपॉन n। v0 की वैल्यू है यहां पर 2.188 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है क्या? वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर स्पीड है ये इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन हैव द सर्टेन डेफिनेट वैल्यू mvr। एंगुलर मोमेंटम है nh अपॉन 2 पाई। और ध्यान रखना ये क्वांटाइज होता है, इसका मतलब फिक्स वैल्यू होती है। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन इट्स लोअर या नॉर्मल एनर्जी लेवल इट कीप्स रिवॉल्विंग। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन पहले एनर्जी लेवल में है और वो ना तो एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है, अपने उसी लेवल के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली प्रेजेंट है वो उसी में चक्कर लगा होता रहता है, तो वो एनर्जी लेवल उस इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट होती है या नॉर्मल स्टेट होती है। देखो, माना इलेक्ट्रॉन यहां पर है और ये चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये कहीं नहीं जा रहा, ये ना जंप करने की कोशिश करता, इसमें हायर एनर्जी लेवल मारने की कोशिश नहीं करता, इसी में चक्कर लगा रहा है, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट है। अगर ये एनर्जी गेन कर लेता है कहीं से, एटम को सब्जेक्ट कर देते हैं अंडर हाई टेम्परेचर को कंडीशन दे देते हैं, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे जंप करके आ गया, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी। कौन सी स्टेट होगी? एक्साइटेड स्टेट होगी। अब इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 2 स्टेट होती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर, एक जहां पर वो ओरिजिनली प्रेजेंट है वो ग्राउंड स्टेट, और एनर्जी गेन करने के बाद जहां वो जाता है दैट इज एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अब हम इस नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बारे में
डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इससे पहले हमने क्या किया है अभी कि जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ओरिजिनल एनर्जी लेवल में रहेगा और वहीं रिवॉल्व करता रहेगा, ना एनर्जी इमिट करता है ना एब्जॉर्ब करता है, तो उसी में चक्कर लगाता रहेगा, दैट इज इट्स ग्राउंड स्टेट। एंड नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन से एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब तब होती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। When energy is supplied to electron by subjecting atom to a high temperature or electric discharge, अगर एटम को किसी अंडर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रखा जाए या अंडर हाई टेम्परेचर रखा जाए, देन इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एनर्जी गेन कर लेते हैं। अब एक ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है और उसमें एनर्जी कितनी है, जितनी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, तो उसी के हिसाब से रिवॉल्विंग कर रहा है वो। अगर इलेक्ट्रॉन में एनर्जी आ जाए ज्यादा, कितनी कंपेरेबल टू हाई एनर्जी लेवल, जितनी हायर एनर्जी लेवल की, तो इलेक्ट्रॉन इससे उसमें जंप मार जाएगा, ये कहना चाहते हैं हम। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, देन इलेक्ट्रॉन में जंप फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। एक जो लोअर थी उससे ऊपर जिसमें जंप किया इलेक्ट्रॉन, उसको एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज वेरी शॉर्ट। जो इलेक्ट्रॉन जंप मार के हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो बहुत कम समय के लिए जाता है और अपनी एनर्जी लूज करने के बाद वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। Electron jump back to its ground state by emitting energy in form of light or suitable frequency or wavelength। जो एनर्जी है उसको इमिट कर देता है, अपने अंदर से निकाल देता है लाइट की फॉर्म में, जो एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ टू एनर्जी लेवल्स। जो एनर्जी इमिट हुई है, एब्जॉर्ब हुई, कैसे पता लगाएंगे? डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 एनर्जी है हायर एनर्जी लेवल की और E1 है एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल की। E2 में से E1 को माइनस कर दो, आपको पता लग जाएगा कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी या फिर उसका उल्टा कितनी एमिट हो गई है। अब यहां देखो, यहां एक्सप्लेन किया गया है, ये एक एटम, ये न्यूक्लियस है बीच में, यहां फर्स्ट स्टेट जो एनर्जी स्टेट है वो यहां एक इलेक्ट्रॉन है। अब इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी बी मींस एक रेडिएशन के थ्रू इसने एनर्जी गेन की और कहां जंप मार गया है, यहां पर मार गया है। ये अब हायर एनर्जी लेवल है जिसको हमने N2 से डिनोट किया है। E का मतलब एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी लेवल, En एनर्जी ऑफ लोअर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की और जंप मार के यहां पहुंच गया, तो ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है। अब ये यहां पहुंच तो गया, लेकिन इसने हल्का सा ही रिवॉल्यूशन किया है, चक्कर लगाया, इतनी इसकी एनर्जी खत्म, मतलब लूज होने स्टार्ट हो जाती है। तो इस एनर्जी जो E2 है एक्साइटेड स्टेट, इस लाइक इसकी एनर्जी बचेगी नहीं, तो वापस अपने में आएगा और वापस आएगा तो अब की बार उसी जितनी इसने एब्जॉर्ब की थी एनर्जी रेडिएशन की फॉर्म में, उसको क्या कर देता है, ये एरो देखो निकाल देता है। और पहले इसने वो गेन की थी, जब एनर्जी गेन की थी, एब्जॉर्ब की थी, तो हायर एनर्जी लेवल में पहुंचा, या एरो का हेड देखो, और जब इमिट कर देगा तो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट चीज, ये जनरल सी चीजें हैं। ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद अ फिक्स एनर्जी, मींस जो एनर्जी लेवल होते हैं हर एक की एनर्जी फिक्स होती है। सो डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब फ्रॉम इन फॉर्म ऑफ क्वांटा। तो जो एनर्जी इमिट होती है, एब्जॉर्ब होती है, वो डेफिनेट अमाउंट में होती है, और जो एनर्जी इमिट या एब्जॉर्ब होगी वो रेडिएशन की फॉर्म में होगी। अब ये क्वांटा क्या है, क्वांटा बोलते हैं हम टिनी पैकेट ऑफ एनर्जी। एनर्जी के पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। तो ध्यान रखना, जो क्वांटम थ्योरी में यही बताया था, जो एनर्जी और इमिट होती है वो कंटिन्यूअसली नहीं होती, वो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में होती है। छोटे छोटे पैकेट्स में मतलब एक साथ रेगुलर नहीं होती, एनर्जी
एक साथ थोड़ी एब्जॉर्ब कर ली, फिर एब्जॉर्ब कर ली। अब वो जो थोड़ी थोड़ी एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसे बोल सकते हैं इन फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा, इनकी फॉर्म में होती है। और जब एनर्जी हो लाइट एनर्जी के क्वांटा को या पैकेट को हम फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटोन। सो वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की चेंज नहीं होती, वो जितनी गेन करके हायर एनर्जी लेवल में गया उतनी ही उसने लूज कर दी, अपनी ओरिजिनल उसकी कभी चेंज नहीं होती, वो बची रहती है। ये थोड़ा अलग टॉपिक है, इसको आपको मैं ऐसे बस एक लाइन में समझ में आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो नेगेटिव होती है। थोड़ी देर पहले हमने देखो ये एक्सप्लेनेशन किया था, E n = -1312 अपॉन n स्क्वायर। ये नेगेटिव वैल्यू होती है तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी नेगेटिव एनर्जी होती है। जो की कंसेप्ट है इसका नील बोर की थ्योरी का, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, ये की कंसेप्ट है। इसमें वही है जो मैं आपको करा चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टेन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स, कि न्यूक्लियस के चारों तरफ फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन विच दे कैन कंटिन्यू, उनमें वो कंटिन्यूअसली चक्कर लगाते रहते हैं विदाउट गेनिंग और लूजिंग एनर्जी। अगर एनर्जी को लूज ना करे या गेन ना करे तो लगातार वो उसमें चक्कर लगाते रहेंगे, उनकी एनर्जी खत्म नहीं होगी, फिक्स एनर्जी है किसी भी एनर्जी लेवल की। इट मीन्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज कंटिन्यूअसली बट दे कैन हैव ए डेफिनेट वैल्यू, और उनकी एनर्जी की, जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, डेफिनेट वैल्यू होती है। सो वी कैन से एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब फिक्स। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसी होती है, क्वांटाइज होती है, फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। यूजफुलनेस ऑफ बोर मॉडल, तो इसने जो रदरफोर्ड नहीं कर पाया था, एटम की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया था, इसने एटम की स्टेबिलिटी बता दी। उसमें क्या डिफेक्ट था, उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता, फाइनली न्यूक्लियस में जा गिरेगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन नहीं, इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी एनर्जी कभी खत्म नहीं होगी, वो चक्कर लगाते ही रहेंगे। इसका मतलब एटम ऑलवेज स्टेबल रहेगा। दूसरा, इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, आपके लिए नया टॉपिक है, सिलेबस से हट गया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसको भी मैं थोड़ा सा करके फिर आगे बढ़ूंगा और फिर इसकी लिमिटेशन बताऊंगा नील बोर के मॉडल की। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मोस्ट वेलकम पूछ सकते हो। थैंक यू।